हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। जितने लोग इसको देख रहे हैं, जो खासकर 12th में है 2020-21 सत्र में, जो 21 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए थोड़ी सी विकट समस्या है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग लॉकडाउन से घिरे हुए हैं और संभवतः अभी महीने भर कम से कम एजुकेशनल जो संस्थान हैं वो कम से कम 1 महीने बाधित रहेंगे संभवतः, जब तक सरकार या हम लोग इस बात से आश्वस्त ना हो जाएं कि हम लोग सेफ हैं, तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो आवश्यकता भी है। तो हम घर बैठे आप तक जो ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सीखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें यदि आपको बेहतर लगता है तो। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने सर्किल में अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एक बेहतर चीज़ को अपने साथी को ट्रांसफ़र करते हैं, और हो सकता है कि आपके एक अच्छे लाइक सब्सक्राइब्स के प्रमोशन से दूसरा बंदा भी सक्सेस हो जाए, एक बेहतर चीज़ सीख सके। ढेर सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन बेहतर चीज़ों को पकड़ना ये भी एक कला है। तो आपके पास ये कला होनी चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी कभी। तो जो नए बंदे हैं या जो नए जुड़ेंगे, हम उनके लिए थोड़ा सा इस वीडियो से इस एपिसोड में हम आपको बता दें कि हम आज डिस्कस करने वाले थे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। लेकिन उससे पहले हम देखें कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या। तो थोड़ा सा हम अगर बात करें तो हमने अभी तक पढ़ा है, शॉर्ट समरी अगर बात करें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम डायरेक्ट नहीं आए थे, हमने ये बोला था कि 11th और 12th ये दोनों मिलकर फिजिक्स को फिजिक्स की रचना करते हैं। 11th में मेरे हिसाब से 5 चैप्टर, 12th में मेरे हिसाब से 5 चैप्टर, 5 10 चैप्टर। और 12th में कौन कौन सा चैप्टर होता है तो हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथा मॉडर्न फिजिक्स और 5वां वेव्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइट। इसका मतलब ये है इस पांचों चैप्टर में अगर बात करें, सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी हाथ की सबसे इम्पॉर्टेंट थंब है जो पावरफुल भी है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है पावरफुल भी है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चूंकि फिजिक्स की एक शाखा है, ब्रांच है, तो दैट मीन्स इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग। मतलब स्थिर वैद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज यानी स्थिर आवेश एवं वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने 2 पार्ट में बांटा था। पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स थे, पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स थे। पार्ट 1 का टॉपिक्स हमने लिखा हुआ है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। उसका सेकेंड एपिसोड आप जा करके देख सकते हैं, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। हमने 20 मिनट में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बताया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें पार्ट 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ फर्क इतना है कि पार्ट 1 हम सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते हैं, नॉलेज में रखते हैं, पास करते हैं, डिग्री पाते हैं। लेकिन पार्ट 2 जो है पढ़ते भी हैं, नॉलेज भी गेन करते हैं और डे टू डे लाइफ में हम यूज भी करते हैं, जिसको हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो था पार्ट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 1 था, उसमें एक था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी में हमने ये समझा था कि हमने रेस्ट चार्ज का अध्ययन किया था और इसके इफेक्ट का अध्ययन किया था। तो अब सवाल उठता है कि चार्ज क्या है, उसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो चार्ज, तो जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए ये आ रहा है चार्ज, दैट मीन्स आवेश। अब ये आवेश क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है कि आवेश जो है ये किसी पदार्थ पर डेवलप किया जाता है जिसमें मास हो। विदाउट मास चार्ज डेवलप नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हमने बताया हुआ है कि अगर आप 2 वस्तु लेते हो
और इस दो वस्तु को आप रब करते हो, दैट मीन्स एनर्जी सप्लाई करते हो, चाहे जैसे भी सप्लाई करो, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पे चला जाता है। तो जिससे निकलता है वह पॉजिटिव हो जाता है और जिस पर जाता है वह नेगेटिव हो जाता है। हमने ऐसा चर्चा किया है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो स्टेट कूलम होता है। और इससे रिलेटेड कुछ हमने टॉपिक्स और भी बताया हुआ है, तो आप एपिसोड 2 में जाकर के एपिसोड 3 में जाकर के देख सकते हैं चार्ज के बारे में। अब कहता है कि कौन सा बॉडी पॉजिटिव होगा, कौन सा बॉडी निगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड करता है हमारा वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो हमने आगे में देखा था वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं। अब वर्क फंक्शन कहता है कि किसी भी बॉडी में परमाणु होते हैं, कोई भी बॉडी जो बना होता है वो परमाणु से बना होता है, और परमाणु के बीच में होता है नाभिक, जो कि हम बता चुके हैं। इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्टेन एनर्जी से ये बंधा होता है। कोई किसी के चारों तरफ ऐसे नहीं घूमता है, विदाउट एनर्जी नहीं घूम सकता है, किसी लोग के नहीं घूम सकता है। अब यहाँ पे ये वस्तु है, ये परमाणु के अंदर ये सर्टेन एनर्जी से बंधा हुआ है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो सपोज दैट ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है, इसको अगर बाहर निकालना है तो हमको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देना होगा, चाहे आप तरीका जो भी अपना है। अब उसको जैसे ही देंगे तो ये छोड़ देगा, तो छोड़ देगा तो कहता है कि बगल में कोई बंदा होगा, क्योंकि वस्तु तो ढेर सारे हैं आसपास में, तो कोई दो वस्तु हम जब लेंगे तो अगर इसका 20 है और कोई एक बंदा अगर होगा, सपोज दैट इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तुरंत छोड़ेगा और ये गेन करने वाला होगा। तो उस सिचुएशन में ये इसको दे देगा और ये आप ले लेगा। तो जो देगा वह पॉजिटिव, जो लेगा वह निगेटिव, ऐसा हमने आपको बताया हुआ है। हम बात कर रहे थे वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन में हमने बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन कम से कम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बाहर निकल गया, तो जितने मिनिमम एनर्जी पर कोई इलेक्ट्रॉन एटम को रिमूव करके बाहर हो जाता है, रिलीज कर देता है, तो उस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको फाइ से हम लोग डिनोट करते हैं। और हम लोग अगर आगे देखें, इसका एसआई यूनिट भी हम जानते हैं। एसआई यूनिट जूल बताए हुए हैं और सीजीएस यूनिट अर्ग बताए हुए हैं, और इसकी बीमा अगर बात करें, इसकी बीमा ml²T-2 होती है। और भी सारी चीजें उसके बारे में हम विशेष जानकारी उसमें दिए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हुआ है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी यानी आवेश के गुण। तो जब हम आवेश के गुण के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हमने कई गुण पढ़े हुए हैं, वो जाके आप लेक्चर 3 में देख सकते हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा हुआ है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, इसको हमने बताया हुआ है 5th एपिसोड में या 4th एपिसोड में बताया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो इतने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप इसको बारी बारी से लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इतना स्टडी किए तो ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तक चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा, आवेश की क्वांटमीकरण क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे। तो अब हम आते हैं, लेट्स सी मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। मेथड ऑफ चार्जिंग, ये 4 टाइप से हम पढ़ेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें बाय फ्रिक्शन,
दूसरा हम बात करते हैं बाय इंडक्शन, तीसरा बात करते हैं बाय पोलराइजेशन, चौथा बाय कंडक्शन। हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देंगे बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन की बात करें अगर, तो हम लोग इसको अब मिटा देते हैं। आप ये चारों राइट डाउन अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप काम कर सकते हैं तेजी से। तो पहला आपका है बाय फ्रिक्शन, तो हम इसको मिटा देते हैं, या पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा, ये दुनिया का सबसे आसान मेथड। दो वस्तु लिए, दोनों को रगड़ दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि ये सबसे आसान मेथड है। तो आप इसको बारी बारी से एग्जांपल वन बाय वन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग नेचर में देखते हैं, समझते हैं। इसका अगर एग्जांपल वन देखें, हम कहता है कि हम सिल्क लेते हैं, सिल्क एंड ग्लास, ये दो बॉडी लेते हैं, मतलब सिल्क का कपड़ा लेते हैं और ग्लास का रड लेते हैं। सिल्क के कपड़ा पे जब ग्लास के छड़ को हम रगड़ते हैं तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे ट्रांसफर हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि जिस पे जाएगा वो नेगेटिव और जिससे जाएगा वह पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घर्षण मेथड जो है उसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेशित, जिस पर जाता है वह ऋण आवेशित। दैट मीन्स व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर, देन one body loses electrons and another body gains electron. A body which gains electron becomes negatively charged and a body which loses electrons becomes positively charged. As possible example हम देखते हैं, when silk and glass are rubbed with each other, then glass loses electrons and silk gains electrons, so glass becomes positively charged and silk acquires negatively charged. So we can see that another example number 2, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखते होंगे कि आप लोग कंघी को बाल से रगड़ते हैं, तो कंघी को बाल से रगड़ते हैं, दैट मीन्स एक तरफ हम ले लेते हैं हेयर बाल और एक तरफ ले लेते हैं हम लोग कॉम्ब, कंघी। ऑब्वियस है कि ये प्लास्टिक का होता है। अब कहता है जब हम दोनों को रगड़ते हैं तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉम्ब पे आता है, कंघी पे आता है, और जिससे निकलता है आप जानते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पर जाता है वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और यही कारण होता है कि कॉम्ब जो है, जब आप छोटे छोटे पेपर के बुरादे को सटाते हैं तो पेपर का बुरादा अट्रैक्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं सूखे बाल की या सूखे कंघी की, इस वजह से कि अगर आसपास में कोई मॉइस्चर वगैरह होगा तो फिर वो मूव करना शुरू कर देगा, तो फिर ये आपको अट्रैक्शन की क्रिया दिखाई नहीं पड़ेगी। तो हम लोग वहाँ पे बाल सूखा हो तो फिर हम उसको रब करते हैं, और जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है हेयर से, दैट मीन्स बाल से कंघी पे आता है, बाल हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और कॉम्ब यानी कंघी हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद एग्जाम्पल 3 से हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास में। कहता है आप रबड़ लीजिए और दूसरा मैटर हम लोग यहाँ पे एनिमल का फर लेते हैं। एनिमल फर मतलब होता है खाल, चाहे बिल्ली का खा लीजिए, शेर का खा लीजिए, जिसका खा लीजिए, तो एनिमल का फर लेते हैं और रबर लेते हैं। जब इस दोनों को हम रब करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के रबर पे चला जाता है, और ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। दैट मीन्स जब हम बिल्ली की खाल हो या कोई किसी का खाल हो
उसको, और जब हम रबर के टुकड़े को आपस में रगड़ते हैं तो फर जो है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और रबर जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि एनिमल का फर जो है वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है और रबर जो है वह गेन करता है, जिस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं, पॉलीथीन लेते हैं और डस्टर लेते हैं, मिटाते हैं, डस्टर। पॉलीथीन और डस्टर का एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो इसमें ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जब आप इस दोनों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डस्टर से पॉलीथीन पे पहुंच जाता है, जिस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो दैट मीन्स आप इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे नेचर में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम आसानी से फ्रिक्शन के मेथड के द्वारा बॉडी को चार्ज करते हैं। तो ये नेचुरली है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपका आसान हो जाए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको लिखिए, ऐसा नहीं कि मतलब स्क्रीनशॉट लिए छोड़ दिए। कोई भी टॉपिक हो, जिस क्लास को आपने देखा, जिस एपिसोड को आपने देखा, उसका हेडलाइंस आप पहले लिखिए, डेट लिखिए, आपने क्या देखा नहीं देखा, और एक सर्टेन टाइम बनाइए कि हमको इस टाइम में पढ़ना है, 1 घंटे हो 2 घंटे हो, क्योंकि हमारे लिए डिफ़िकल्ट जॉब है, हमारे लिए, आपके लिए भी, आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए डिफ़िकल्ट जॉब है कि जब हम लोग लॉकडाउन के बाद आएंगे तो फिर एक समस्या खड़ी होगी, कम समय में सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर करने की, बेहतर तरीके से तैयारी करने की। आप सोच सकते हो कि हमारा एकदम पीक जो समय था स्टडी करने का, वो हमारा लॉकडाउन में जा चुका है। संभव है आगे के फ्यूचर को देखते हुए नेचुरल, चूँकि ये नेचुरल आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। और फिर अगर बात करें तो हम जून जुलाई अगस्त की बात करें तो बारिश का मौसम होगा, और फिर देन उसके बाद अगर जाते हैं तो कुछ हमारे लिए पर्व त्यौहार लेकर के आते हैं, चाहे वो दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, जो भी हो। तो ये त्यौहार जो है हमारे लिए फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इस वजह से हम लोगों को अभी से तैयार होना होगा। फ्यूचर आप आंकिए कि हमको कितना देर पढ़ना है, जितना देर हम रूम पे पढ़े उसको हम राइट डाउन करें, कुछ तो सीखें, 2 ही शब्द सीखें तो सीख जाएं। ऐसा नहीं कि 4 चैनल चला के, फिजिक्स 4 चैनल चला रहे हैं, केमिस्ट्री 4 चैनल चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप दिग्भ्रमित होंगे। जो चैनल आपको लग रहा है कि हम इससे सीख रहे हैं, आप उसको जरूर पकड़िए और जरूर उससे सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 4 दिए केमिस्ट्री में, 4 दिए मैथ में, 4 दिए फिजिक्स में तो आप महान हो जाओगे, ऐसा बात नहीं है। आप सर्टेन चैनल्स को जो बेहतर आपको एजुकेशन दे रहा है, बेहतर सटीक नॉलेज दे रहा है, कम समय में आपको सारा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग काफ नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आप जो है उस चैनल को पकड़िए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए। कॉपी कलम साथ में होना चाहिए, जितना समय हम बैठे उसको यूटिलाइज करना है। घर में एक माहौल क्रिएशन होना चाहिए। हम पेरेंट्स के लिए भी चाहेंगे, जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपने घर के माहौल को पढ़ते वक्त कम से कम ये एक माहौल क्रिएट कीजिए कि बच्चे कैसे पढ़ें। चूँकि लॉकडाउन का समय है, घरों में ही उसको पढ़नी मजबूरी है और आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कि ज़िंदगी फिर पटरी पर आएगी। हम लोग फिर से आशा लेकर के आए, चूँकि हम लोग आशावादी लोग हैं, इसलिए हम लोगों को प्रिपेयर होना होगा। तो हर एंगल से आप सोचिए, निश्चित तौर पे सफलता उसी को मिलती है जो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का सपना वो संजोए कि हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उसका आकलन पहले से करें। और पहले से जो आकलन कर लिया, आगे वो ठोकर नहीं खाएगा। तो आप अभी संभालिए, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा आपका अभी एजुकेशन पे अगर जा रहा है विद कंसंट्रेशन, तो आप एक महत्वपूर्ण पक्ष को पकड़ रहे हैं। केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इवन हिंदी, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम ये सारी चीज़ों को कवर करें। ये नहीं कि हम किसी के भरोसे रहेंगे तो फिर आप लचर स्थिति में चले जाएंगे, ये दिक्कत आपके लिए है। तो खैर हम बात कर रहे थे बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से उसको लिख लीजिएगा सामने से। अगला टॉपिक हमारा बाय इंडक्शन है।
लेकिन हम थोड़ा सा अभी रुकेंगे। क्यों रुकेंगे भाई? जब फ्रिक्शन के द्वारा हम देखते हैं कि ये सारी घटनाएं होती है, हम नेचुरली जो हाथ में है वो तो कर लेते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर भी कुछ घटनाएं होती है, कुछ यूजफुल चीजें होती है जो हम बचने के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज डेवलप होता है उससे कुछ खतरनाक इवेंट्स भी होते हैं, खतरनाक फेनोमेना भी होता है नेचर में, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एज एग्जाम्पल अगर बात करें, बारिश का मौसम जब आता है तो हम देखते हैं कि बिजली एकदम जोर से कड़कती है, बादल ठनकता है, एकदम तहस नहस किसी काम का पर्दा कर देता है। कहने का मतलब ये है कि बिजली का चमकना हो, ठनकना हो, ये कैसे पॉसिबल होता है, ठनका कैसे गिरता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ये सारा कुछ होता है फ्रिक्शन के कारण, जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसके कारण होता है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक लाइटिंग, बिजली का चमकना, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्लास, ये एपिसोड आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, सी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।